हुआ है। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, शायद ही कोई ऐसा ज्वलंत मुद्दा हो प्रदेश का जिस पर उन्होंने बेबाकी से जवाब नहीं दिया। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, जो मुख्यमंत्री ने अपना विजन क्लियर किया, जो जवाब दिए, विपक्ष बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का ये एक हिस्सा भी रहा है कि जो उनका संबोधन होता है, आमतौर पर मैंने देखा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जब कोई बात कहते हैं तो उसमें किंतु परंतु संभावना ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। हाँ। क्योंकि उनको क्लियर होता है कि मुझे किस मुद्दे पर क्या कहना है और किस मुद्दे पर सरकार का क्या स्टैंड है। तो हर सवाल के जवाब में आप देखेंगे कि संभावना जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करते। जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा, हालांकि ये ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन चूंकि सरकार ने विकास को लेकर ये तय किया कि अगर आप चाहे विकास की लाख परियोजनाएं लेकर के आइए, लेकिन जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक ये सारी बातें बेमानी है। लिहाजा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो सरकार नई नीति जारी कर रही है या जिसको लेकर रायशुमारी की जा रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है। इसके अलावा पंचायत चुनाव से लेकर के उसकी जीत को लेकर के जिस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर, धर्मांतरण को लेकर के भी सवाल पूछे गए उनसे, मुख्यमंत्री ने सरकार का स्टैंड क्लियर किया। और आप ये भी देखिए कि मुख्यमंत्री की वैसे भी ये जो शैली है कार्य करने की, उसमें जो उनकी वाक्पटुता है वो भी एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि मुख्यमंत्री कभी किसी कागज के साथ कभी किसी इंटरव्यू में नहीं जाते या किसी संबोधन के लिए नहीं जाते, किसी रैली में नहीं जाते। सारे आंकड़े उन्हें जुबानी याद होते हैं। हर रैली में उत्तर प्रदेश की प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के सारे आंकड़े उन्हें जुबान पर याद रहते हैं। लिहाजा इंटरव्यू के दौरान भी देखिए कि जब उनसे योजनाओं के बारे में या बाकी अलग अलग मुद्दों पर उनसे जब सवाल पूछे गए तो मुख्यमंत्री ने बड़े बेबाक तरीके से आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी, सरकार का पक्ष रखा है। और जहां तक बात रही धर्मांतरण को लेकर, जिसको बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि सियासत हो रही है, तो मुख्यमंत्री ने यह स्वीकार किया और ये कहा कि किसी को भी इजाजत नहीं है इस बात की कि वो दूसरे धर्म को किसी धर्म में कन्वर्ट करवाए बिना उसकी परमिशन के या बरगला के या फुसला करके। तो सारे सवालों के जवाब हर विषय पर, चाहे हम आतंकवादियों के मसले की बात करें और कुछ लोग यूपी में आकर 19% की दावेदारी का जिक्र करते हैं, उस पर भी जवाब दिया। आप रहिए हमारे साथ। आज जो है मुख्यमंत्री योगी का वाराणसी दौरा है और हमेशा पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का वो जायजा लेते हैं। दोपहर 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। 15 जुलाई को वाराणसी जो है वो प्रधानमंत्री आ रहे हैं और पीएम के कार्यक्रम जो है स्थलों का वो मुआयना करेंगे। करीब 2 घंटे तक सीएम काशी में रहेंगे। अनामिका, ये भी एक स्टाइल है, जब भी प्रधानमंत्री आने वाले होते हैं मुख्यमंत्री खुद संजीदगी के साथ जायजा लेते हैं तमाम तैयारियों का। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। और देखिए जीनत, प्रधानमंत्री मोदी 15 जुलाई को वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे के लिए आ रहे हैं और इस बीच 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री। इसके अलावा रुद्राक्ष, जिसको जापान की कंपनी के साथ सहयोग से बनाया गया, उसका लोकार्पण भी करना है। इसके अलावा बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग ऐसे हैं जिनसे उनका कन्वर्सेशन भी है, यानी कि बातचीत भी है। बीएचयू ग्राउंड में जनसभा होनी है पीएम मोदी की। तो जो अलग अलग कार्यक्रम है, 15 जुलाई को पीएम मोदी का दौरा है और काफी लंबे टाइम के बाद, चूंकि कोरोना की वजह से थोड़ा गैप हो गया, तो पीएम आ रहे हैं। लिहाजा उनके आगमन से पहले जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए ग्राउंड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जा रहे हैं। टीम 9 की बैठक के बाद मुख्यमंत्री लखनऊ से रवाना होंगे वाराणसी के लिए। इसके बाद वो करीब 2 से 3 घंटे वाराणसी में रहेंगे, जहां पर बीएचयू ग्राउंड, रुद्राक्ष और एमसीएच अलग अलग जगहों पर जाके इस ग्राउंड पे क्या तैयारियां की गई, उनके संबोधन को लेकर, वर्चुअल लोकार्पण को लेकर के इसका जायजा बोलेंगे। इसके बाद उनकी लखनऊ वापसी हो जाएगी 3 बजे के आसपास। ठीक, बहुत शुक्रिया। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे हम हर तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आतंकियों का कानपुर कनेक्शन सामने आया है, फाइनेंस का। लखनऊ से पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकी शहर के बड़े बिल्डर को एटीएस ने उठाया है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और आतंकी जो है, इनका एटीएस को आतंकी कनेक्शन की आशंका है। बिल्डर वसी को चमनगंज से लेकर टीम रवाना हुई है। जैसे हमारे सहयोगी अमित गंजू ने बताया था, कुछ पैसे ट्रांसफर हुए वसी के अकाउंट में, पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं कि पैसे कहां से आए हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और कुछ तार जुड़ रहे हैं जो आतंकी पकड़े गए हैं उनसे, और उसके बाद ही अब इन्वेस्टिगेशन बढ़ा दी गई है। तो लखनऊ से पकड़े गए अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकवादियों को कोर्ट ने 14 दिन की एटीएस रिमांड पर भेज दिया है। एटीएस ने रविवार को लखनऊ के काकोरी और मड़ियाव से दोनों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि ये लोग 15 अगस्त को लखनऊ समेत कई शहरों में बम विस्फोट की तैयारी में थे, लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने इन्हें धर दबोचा। सोमवार को दोनों की कोर्ट में पेशी हुई, जहां कोर्ट ने दोनों आतंकियों को 14 दिन की एटीएस रिमांड पर भेज दिया। आज सुबह 10 बजे से एटीएस इनसे पूछताछ शुरू करेगी। इन आतंकियों के कश्मीर कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है।
और एक बेहद ही हैरान करने वाली खबर जो है वो फिरोजाबाद से आई है। यहाँ पर विवाहिता ने ससुराल वालों पर डीजल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि शादी के बाद बच्चा नहीं हो रहा था, ससुराल वाले परेशान करते थे, मारते थे। फिलहाल 32 साल की विवाहिता आगरा के निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हम इसकी तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते जिस बुरी तरह से वो जली हुई है। महिला ने अस्पताल से ही वीडियो जारी किया और ससुराल वालों पर मारने पीटने का आरोप लगाया, बाकायदा बयान दिया। आंसू पापा ने और नीचे वही भाभी ने डीजल डाल के मारे। दिनांक 11 जुलाई की रात लगभग 9:30 बजे प्रार्थना पत्र में ये अंकित किया गया है कि उसके पति आंसू ने और रीना के ससुर और उसकी जेठानी ने डीजल डालकर जलाने का प्रयास किया है और उसको आगरा में उसका इलाज हो रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और प्राप्त तहरीर में जो तथ्य अंकित किए गए हैं, साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चलिए खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।